आप सब। तो मेरा बेटा आज हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल की बात करनी है। अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस देखा जाए इस पूरे लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो लेक्चर को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, सबसे पहले मेरे बेटे बोहर मॉडल या बोहर एटॉमिक मॉडल को हमने डिस्कस करना है। तो इस मॉडल को हम इस पूरे टॉपिक को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं उसकी बात करते हैं मेरा बेटा। बोहर एटॉमिक मॉडल, मेरी जान, सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे। कहानी कहां से स्टार्ट हुई, उसके बाद मेरे बेटे हम बोहर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। अहम नकात हैं जो पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद मेरे बच्चे हम बात करेंगे क्वांटाइज्ड रेडियाई की। ये क्या चीज होती है इसको डिस्कस करेंगे। हम क्वांटाइज्ड वेलोसिटी की भी बात कर लेंगे जो कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी क्वांटाइज्ड वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम क्वांटाइज्ड एनर्जी की बात करेंगे। उसके बाद मेरे बेटे लास्ट में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। ये क्या चीज होती है। सबसे पहले तो मेरे बेटे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डेमोक्रेटिस की कहानी स्टार्ट हुई, जिन्होंने कहा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज एटम। एटॉमिक वर्ड यूज किया उन्होंने, प्रपोज्ड पेश किया फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी को, और एटॉमिक वर्ड का यूज किया। एटॉमिक का मतलब होता है इंडिविजिबल। उसके बाद एरिस्टोटल की बात करते हैं। एरिस्टोटल ने क्या एटॉमिक मॉडल तो नहीं, लेकिन थ्योरी दी फॉर द फायर, फॉर द वाटर, फॉर द एयर, फॉर द अर्थ, फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर थ्योरी। उसके बाद मेरे बच्चे जॉन डॉल्टन आए, जिन्होंने कहा कि एटम कंपोज्ड है इसके अंदर क्या चीजें होती है मेरा बेटा। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर किससे मिलकर बना हुआ है मेरा बेटा, एटम से। और हर एलिमेंट्स के अपने एटम्स हैं। एलिमेंट हैज इट्स ओन एटम। अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात नहीं हुई। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की मेरा बेटा सबसे पहले जे थॉमसन ने, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया बेटा, इलेक्ट्रॉन को। जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट किया प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे कि कहा जाता है बादामों वाली खीर के, खीर के अंदर बादाम जिस तरह से पड़े हुए हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर इस तरह अपनी स्पेस रखते हैं। बट ये रैंडम थी, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं थी। उसके बाद मेरे बेटे लॉर्ड रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया प्रोटॉन और न्यूक्लियस को। लॉर्ड रदरफोर्ड प्रोटॉन और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला बंदा। इलेक्ट्रॉन हो चुका था, प्रोटॉन और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। उसके बाद मेरे बेटे इन्होंने जो मॉडल पेश किया, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, जैसे कि सन सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट्स के गिर्द रिवॉल्व कर लें। इन्होंने भी यही कहा कि जी हमारे पास जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद लॉर्ड रदरफोर्ड ने जब ये मॉडल एटॉमिक पेश किया था, हाइपोथेसिस अभी डी ब्रोगली का उस वक्त नहीं आया था। जब डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस पेश किया उस वक्त हमारे पास
सबसे पहले हाँ एक और चीज, जेम्स चैडविक थे जिन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया मेरा बेटा? न्यूट्रॉन को, जेम्स चैडविक ने। फिर नील बोहर आए, नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसमें उन्होंने दोनों नेचर का इस्तेमाल कर लिया, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। सो मेरे बेटे प्रेजेंटेड एटॉमिक मॉडल, जिसको आज हम लोगों ने मेरा बेटा पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ assumption of de Broglie, presented atomic model on the basis of de Broglie assumption। वो हम लोग मेरा बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वेव नेचर ऑफ मैटर में, याद हो आप लोगों को। उसके बाद मेरे बेटे आज जो लास्ट एक्सेप्टेड मॉडल है आज के जदीद दौर में, जिस मॉडल को हम पढ़ रहे हैं वो मॉडल हमारे पास क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। कौन सा मॉडल मेरा बेटा? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बेस करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे, डुअल नेचर की बात की जाती है। सो डेमोक्रेटिस से कहानी स्टार्ट हुई, एरिस्टोटल को हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, लाइक इसका एटॉमिक मॉडल के बारे में तो खैर कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ थ्योरी की बात की जा रही कि कहां से कहानी स्टार्ट हुई। फिर जॉन डॉल्टन आए, मैटर के बारे में बताया, एटम से मिलकर बना हुआ है, हर एलिमेंट के अपने एटम्स होते हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और प्रेजेंट किया प्लम पुडिंग मॉडल। लॉर्ड रदरफोर्ड ने प्रोटॉन और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और प्रेजेंटेड किया एटॉमिक मॉडल जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल पेश किया जो डी ब्रोगली की असम्पशन पे बेस करता था। लास्ट एटॉमिक मॉडल ये भी कहा जा रहा है कि भाई नील बोहर को एक्चुअली इसके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था कि वो अपनी बातों को प्रूव कर सके, तो उसको प्रूव करने वाला डी ब्रोगली ही था। उसके बाद लास्ट एक्सेप्टेड मॉडल क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ये मेरे बेटे कुछ इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी और होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन भी कर ली थी। आज हम कहानी स्टार्ट करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल का। सेकंड पॉइंट क्या है? अब हमें पोस्टुलेट्स की बात करनी है, उसने कौन कौन सी बातें की थी। अब मेरे बेटे मैं इसको रेस करने जा रहा हूं, अब जरा मेरा बेटा साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा ताकि फिर आप लेट ना हो। सबसे पहले मेरे बेटे पहला पोस्टुलेट क्या था? पोस्टुलेट्स कि भाईजान जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है और रिवॉल्व भी कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग, विदाउट रेडिएटिंग। पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस, electron bound to the nucleus in an atom can move around the nucleus, can move around the nucleus, can move around the nucleus in certain discrete orbits, in certain discrete orbits without radiating, without radiating। इसका मतलब क्या होता है यार? क्या मतलब है रेडिएटिंग का? ये बात तो सबको पता है कि न्यूक्लियस के गिर्द जो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव है, दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो पहला पॉइंट तो समझ आता है जी, इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम। फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएटिंग? जे थॉमसन ने ये बात कही कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता, क्योंकि उसकी कोई खास एनर्जी होगी, तो जैसे वो एनर्जी लॉस करेगा तो प्रोटॉन में आके गिर जाएगा। लेकिन बोहर ने कहा कि ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है, विदाउट रेडिएटिंग का मतलब ये है। फिर इसके बाद जो सेकंड पोस्टुलेट है ना यार, उसको मैं अगर सादा लफ्जों में पहले बताना चाहूँ, ये है
सेकेंड पोस्टुलेट का मतलब जो भी लिखने जा रहे हैं वो ये है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी खास जगह पे होते हैं, रैंडमली पड़े होते हैं। जैसे कि आपको ये कह दिया जाए कि आप इस क्लास में अपनी चेयर पे बैठ सकते हैं या फिर मतलब सिर्फ चेयर्स पे बैठ सकते हैं, इसके अलावा किसी और जगह पे आप मौजूद नहीं होंगे। तो बाकी सारी स्पेस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ चेयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इसी तरह सेकंड पोस्टुलेट ये कहते हैं कि ओनली दोस ऑर्बिट्स आर अलाउड, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड, सिर्फ उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन अलाउ होगा, मौजूद होगा, फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, अब ये कहां से आ गया जनाब, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम, एल से रिप्रेजेंट करते हैं मेरा बेटा उसको, एम वी आर के इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। अब कहानी ये है कि ये कह रहे हैं कि वो ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n h ओवर 2 पाई, ये n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 0.5 0.2 नहीं हो सकता। अब जरा गौर से देखो मेरा बेटा, नोट का टाइम दे दूंगा आप लोगों को, जरा ध्यान करिए। ये कहां से आया, सबसे पहली बात तो ज़हन में ये आती है कि ये चीज कहां से आ गई। जरा गौर कीजिएगा मेरे बेटे, हमने कहा किसने डी ब्रोगली की असम्पशन को कैच किया। डी ब्रोगली कहते हैं कि ये वेव की सूरत में भी मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो मेरा बेटा अगर ये वेव की सूरत में मूव करते हैं तो दो तरह की वेव्स हैं, एक है स्टेशनरी वेव्स और दूसरी आपके पास प्रोग्रेसिव वेव। एक है मेरा बेटा स्टेशनरी और दूसरी क्या है, प्रोग्रेसिव। अब स्टेशनरी वेव में सोर्स से अवे नहीं जा रहे आप, एनर्जी की कंजम्पशन नहीं हो रही, एनर्जी आपके पास कांस्टेंट रह रही है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज यहां से जाके किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो ये सोर्स से अवे जा रही है, ये प्रोग्रेसिव है। लेकिन स्टेशनरी वे में एक वेव इधर गई, दूसरी इधर गई, टोटल हमेशा क्या रहता है, सेम। अब मेरे बच्चे, हमारे पास अगर हम ये सपोज कर लें कि अब हमारे पास ये क्या मूव कर रहे हैं, ऐसे वेव भी मूव कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी वेव है, स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव की शक्ल कुछ इस तरह की होती है, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। अब फर्स्ट करो, मैं कहता हूं इसकी लेंथ स्ट्रिंग की जिसके अंदर ये वेव्स पैदा हुई वो L है, तो ये n लैम्डा वेव्स पैदा करेगा, वेवलेंथ भी तो होंगी ना। n लैम्डा का मतलब n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हाफ तो नहीं हो सकता मेरा बेटा। अच्छा, इसी तरह अब हम ये फर्ज करें कि यही इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में जब मूव करेगा, ऐसे ही होगा मेरा बेटा, जब ये वेव के पाथ में जाएगा तो वेव ऐसे ही मूव करेगी, स्टेशनरी वेव है ना, इसी ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब ऐसे वेव बिहेव करेगा तो वेव तो ऐसी ही हो सकती है, स्टेशनरी वेव। अब सेंटर से वेव तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। अब ये फर्ज करो, मुझे ये बताओ, क्या किसी ऑर्बिट का रेडियस चेंज होता है? नो, रेडियस तो क्या रहता है, सेम। तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि जनाब इस ऑर्बिट की लेंथ क्या है, L है। इस ऑर्बिट की लेंथ क्या है, L है। और मुझे ये बताएं, ये ऑर्बिट जो आपको नजर आ रहा है, मैंने कहा इस ऑर्बिट की लेंथ L है, तो इसमें n वेवलेंथ की वेव्स पैदा हो सकती हैं या क्रिएट कर सकता है n वेवलेंथ। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, कि इसमें n नंबर ऑफ वेव्स पैदा हो रही हैं, ये लिख दिया। अब मुझे ये भी पता है कि ये शेप सर्कुलर शेप है, क्लोज शेप है, और सर्कुलर शेप की जो लेंथ होती है वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी जाए तो वो 2 पाई r होती है। क्लियर हो गया मेरा बेटा? लेंथ L थी ऑर्बिट की, n लैम्डा वेव्स वो पैदा कर सकते हैं। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर इसकी शेप को देखो तो वो सर्कुलर है, और सर्कुलर शेप की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 2 पाई r। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये दोनों लेंथ्स आ रही हैं, तो दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन कर सकते हैं। जब कंपैरिजन करोगे तो n लैम्डा किसके इक्वल आ रहा है, 2 पाई r के। n लैम्डा किसके इक्वल आ रहा है, 2 पाई r के। यहां से अगर वेवलेंथ को सेपरेट करें तो लैम्डा किसके इक्वल आ रहा है, 2 पाई r ओवर n। इसे मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर A का। मुझे ये प्रूव करना है। यस सर। अब मेरे बच्चे, हमने तो ये कहा था कि डी ब्रोगली कहता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके इक्वल होती है मेरा बेटा, ये तो वेवलेंथ हमने निकाली यहां से,
डी ब्रोगली की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर बी। सो डी ब्रोगली की वेवलेंथ हमारे पास आ गई h ओवर mv। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। h ओवर mv विल बी इक्वल टू 2 पाई r ओवर n। 2 पाई r ओवर n आ रहा है मेरा बेटा। अब जरा गौर करें, मैं mv को जब r के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एंगुलर मोमेंटम एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है। मैं इधर ले आता हूं, mv इधर ले आया, r बन गया, 2 पाई को इधर ले जाता हूं, h ओवर 2 पाई और n h के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही मेरा बेटा। तो अब क्या बन रहा है, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। इसको अगर आप लिखें mvr की जगह पे n लिखा जा सकता है। क्या आ रहा है मेरा बेटा, nh ओवर 2 पाई। क्लियर हो गया। सेकंड पोस्टुलेट था, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। इंटीग्रल का मतलब n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्लियर हो गया सेकंड पोस्टुलेट। अब इसका मतलब ये भी है, फर्स्ट करो अगर यहां पे 1h ओवर 2 पाई है तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा, 2h ओवर 2 पाई। थर्ड वाले में क्या होगा, 3h ओवर 2 पाई। फोर्थ वाले में क्या होगा, 4h ओवर 2 पाई। 0.5 नहीं होगा। तो यही बात मैंने कही थी कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, किसी खास ऑर्बिट में किसी खास जगह पे होते हैं, खास ऑर्बिट में किसी खास जगह पे होते हैं, हर जगह पे मौजूद नहीं होते। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई ये उसकी स्पेसिफिक जगह बता रहा है। 0.5 में नहीं जा सकता, 3.5 में नहीं जा सकता, या तो पहले में होगा या फिर दूसरे में होगा या फिर तीसरे में होगा, और वो किसका मल्टीप्लाई आएगा, h ओवर 2 पाई का। क्लियर हुआ कि नहीं मेरा बेटा? अब मेरे बच्चे क्वांटम मैकेनिक्स में ना इसको भी शॉर्ट किया गया, h ओवर 2 पाई को h कट भी लिखा जाता है। मतलब h कट किसके इक्वल आता है, h ओवर 2 पाई। दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर प्लैंक कांस्टेंट है और नीचे पाई भी कांस्टेंट है। मैं दोबारा से सेकंड पोस्टुलेट का मतलब समझा दूं मेरे बेटे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में होता है जिनका एंगुलर मोमेंटम आपके पास nh ओवर 2 पाई आर हो। n होता है इंटीग्रल्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला, हमने इस तरह से निकाला। हम ये बात मानते हैं कि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है। कौन सी वेव रखे आपके पास, स्टेशनरी वेव। हमें ये बात बड़े अच्छे से पता है कि हमारे ऑर्बिट की लेंथ चेंज नहीं होती, वो तो फिक्स रहता है। तो ऑर्बिट की लेंथ हमारे पास 2 पाई आर। उस लेंथ में n नंबर ऑफ वेव्स पैदा हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जितना बड़ा ऑर्बिट होगा उतनी ज्यादा वेव्स पैदा होगी, जितना छोटा ऑर्बिट होगा उतनी कम वेव्स पैदा होगी। इमेजिन करो कि जितनी रस्सी छोटी होगी, इमेजिन करो कि जितनी रस्सी छोटी होगी उसमें पैदा होने वाली डिस्टर्बेंस भी उतनी कम होगी। रस्सी की क्वांटिटी लेंथ में बढ़ाते जाओ तो नंबर ऑफ वेव्स भी क्या होती जाएंगी, ज्यादा होती जाएंगी। अब हमें नहीं पता 1 होती है, 2 होती है, 3, हमने n लैम्डा लिख दिया, लेंथ को लिख दिया 2 पाई आर। दोनों लेंथ का कंपैरिजन करके यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाली। हमने कहा तो डी ब्रोगली ने तो कहा था लेंथ इसकी इक्वल होती है, तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर करके यहां से देखा तो एंगुलर एक नई क्वांटिटी हमारे पास बन गई। एमवीआर को मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, एंगुलर मोमेंटम। अब मैं आपको थोड़ी सी बात रिकॉल करवाता हूं। जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ी थी तो बड़े अच्छे से याद होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉन 2 तरह का मोमेंटम रखते हैं, स्पिन भी और एंगुलर भी। तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आना चाहिए फिर, h ओवर 2 पाई के। तो h ओवर 2 पाई का मतलब ये पहला ऑर्बिट, 2h ओवर 2 पाई का मतलब दूसरा ऑर्बिट, 3h ओवर 2 पाई का मतलब तीसरा ऑर्बिट। अब जैसे जैसे ऑर्बिट में आगे मूव करते जाओगे, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट की बात करनी है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। सेकेंड ऑर्बिट की बात करनी है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2। थर्ड ऑर्बिट की बात करनी है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 3। अब खुद ये देखो कि जैसे जैसे आप मेरा बेटा n की वैल्यू चेंज करोगे आप उस ऑर्बिट की क्या निकाल सकते हैं मेरा बेटा, एंगुलर मोमेंटम। क्या निकाल सकते हैं उसका, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हो गया मेरा बेटा? ये था इसका सेकंड पोस्टुलेट।